प्यारे छात्रों, शुभ संध्या। कल आपने पाठ 2 विश्व जनसंख्या में इसके मुख्य तकनीकी शब्दों को समझा था। जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, जनघनत्व, कायिक घनत्व और प्रवास। इसके बाद मैंने आपको एक मानचित्र के माध्यम से, विश्व के मानचित्र के माध्यम से विश्व में जनसंख्या वितरण लर्निंग ऑब्जेक्टिव को समझाया था, जिसमें हमने उच्च घनत्व वाले क्षेत्र और मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र और निम्न जनघनत्व वाले क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। अब जब आपको ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि विश्व में कहाँ पर जनसंख्या अधिक बसी हुई है, कहाँ पर मध्यम बसी हुई है और कहाँ पर कम बसी हुई है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है और कहीं पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो उसके लिए कुछ मुख्य कारक हैं जो हम आज अध्ययन करेंगे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला इसमें आएगा भौगोलिक कारक, फिर आर्थिक कारक और थर्ड आएगा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। तो भौगोलिक कारक में, जिसे हम भौतिक कारक भी कह सकते हैं, जो मुख्य कारक हैं उसमें नंबर 1 जल है। जल की उपलब्धता जीवन के लिए पहली कंडीशन है। तो जहाँ पर जल का स्रोत परमानेंट है, जहाँ पर सदानीरा पेरेनियल नदियाँ हैं, वहाँ पर अधिक जनसंख्या मिलती है। इसे हम तीनों चीज़ों को एक साथ भी ले सकते हैं, जल, जलवायु और मिट्टी। जब मिट्टी भी उपजाऊ है और जलवायु ऐसी है कि साल भर खेती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिमपात हो गया तो 3-4 महीने के लिए मिट्टी बर्फ़ में दब गई तो कोई खेती हो ही नहीं सकती। जैसे भारत के उत्तर भारत में शरद ऋतु भी आती है, बहुत सुहानी अच्छी ऋतु होती है, तो हम उसमें रबी की फसल लेते हैं, गेहूँ, चना आदि की खेती करते हैं। और उसके बाद फिर हम जायद की फसल ले लेते हैं, खीरा, ककड़ी वगैरह, मक्का उगा लेते हैं। और उसके बाद फिर हम खरीफ की फसल लेते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं और गन्ने की खेती करते हैं। तो इस प्रकार जलवायु इतनी अच्छी है कि साल भर खेती हो जाती है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है और जल की उपलब्धता है। तो इस प्रकार खाने की जो समस्या है, भोजन की समस्या का समाधान हो गया, जल उपलब्ध है। तो इन जगहों पर सभ्यता का विकास बहुत पहले हो गया था और आज ये बहुत सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। हम इनका अध्ययन कर लेते हैं। पूरा उत्तर भारत, और हम इसे 1947 से पहले का ही भारत ले लें तो ये पूरा पाकिस्तान का पाकिस्तानी पंजाब से लेकर और बांग्लादेश का गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बाढ़ का मैदान है, ये अत्यधिक घना बसा हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर सदानीरा नदियाँ हैं, सिंधु नदी है, सतलुज नदी है, गंगा यमुना उनकी सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी है और जलवायु ऐसी है कि साल भर खेती संभव है यहाँ पर। और मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी है। ऐसे ही दक्षिणी पूर्वी चाइना का है, यहाँ पर हांगोही नदी है और इसे हम येलो रिवर भी बोलते हैं, पीली नदी, और यांगस्टी कियांग नदियाँ हैं। ये 2 मुख्य नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ हैं। ये उनका मैदान है, चाइना का ये हिस्सा। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है और साल भर क्या बोलते हैं यहाँ पर खेती होती है। तो ये अत्यंत सघन बसा हुआ क्षेत्र दुनिया का। ऐसे ही वियतनाम का मेकोंग डेल्टा जो है, ये अत्यधिक घना बसा हुआ क्षेत्र है दुनिया का। अब अफ्रीका में आप देखें, अफ्रीका में इजिप्ट में ये सारा मरुस्थल का देश है, सऊदी आपका मिस्र। यहाँ पर बारिश कम होती है लेकिन तब भी घना बसा है, क्योंकि यहाँ सदानीरा नदी है जिसका नाम है नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो ये अत्यंत घना बसा हुआ क्षेत्र है मिस्र में और अफ्रीका महाद्वीप में। ऐसे ही और हम आगे देखें तो यहाँ पर जल की उपलब्धता है। ये 5 महान झीलें हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, मीठे जल की झीलें हैं और इनके पास पेरिस के घास के मैदान हैं। यहाँ पर मिजौरी, मिसिसिपी अति विशाल नदियाँ क्षेत्र में बहती हैं। तो यहाँ पर पानी की उत्तम व्यवस्था और उत्तम जलवायु के कारण यहाँ पर
अच्छी खेती होती है पेड़ से घास के मैदानों में और इस एरिया के अंदर। और यहाँ पर बहुत अच्छे अधिक सघन जनसंख्या है। ये था आपका जल की उपलब्धता का कारण, जहाँ पर जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है खेती के लिए और पीने के घरेलू कार्यों के लिए, उद्योगों के लिए। वहाँ पर जनसंख्या दुनिया में अधिक बसी हुई है। उसका आता है भू आकृति। भू आकृति जैसे देखा गया है, आपने भारत में देखे हिमालय पर्वत, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ये धनुष की शेप में। यहाँ पर आपका है एटलस पर्वत अफ्रीका में। ये हैं आपके एंडीज़ माउंटेन्स, कहाँ पर हैं आपके, ये साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। और रॉकीज़ माउंटेन्स आपके ये रहे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो महाद्वीपों में जो बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएँ, हिमालय, एटलस, एंडीज़, रॉकी आदि, वहाँ पर एक तो खेती करने के लिए जगह नहीं होती, बहुत कम होती है, पहाड़ों को काट कर खेती की जाती है, यानी कि भोजन की थोड़ी कमी महसूस होती है वहाँ पर। दूसरा, परिवहन के साधन बहुत अच्छी तरह से विकसित नहीं होते, जिसके कारण वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। तो आपको भू आकृति भी इस चीज़ को निर्धारित करती है। और जल की उपलब्धता, अफ्रीका के जो उत्तर में मरुस्थल है, जिसे बोलते हैं सहारा मरुस्थल, ये सहारा मरुस्थल है अफ्रीका के उत्तर में। यहाँ पर जनसंख्या कम है क्योंकि सहारा मरुस्थल में दूर दूर तक पानी नहीं मिलता, एक ही कारण है। तो ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें आपकी समझ में आ जाएगा। जलवायु एक बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ जलवायु विषम जलवायु है, जैसे 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर, ये यहाँ पर ये टुंड्रा क्षेत्र है, टुंड्रा रीजन है, टुंड्रा क्षेत्र है। तो यहाँ पर जलवायु साल भर अत्यंत ठंडी रहती है, केवल 4 महीने के लिए बसंत ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु तो होती नहीं है। तो यहाँ पर एस्किमोस और ऐसे लोग रहते हैं, ठंड में रह सकते हैं, जातियाँ रहती हैं। उनकी जनसंख्या बहुत वेल होती है, बहुत दूर दूर उनके छोटे छोटे शहर है, गाँव होते हैं। आज तकनीकी के प्रभाव के कारण उनका कुछ जीवन स्थायी हो गया है। तो जलवायु जहाँ विषम है, अत्यंत विषम है, ऐसे ही यह अमेजन का रिवर बेसिन है, ये आपका उत्तरी अमेरिका में, यहाँ पर इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पार होती है, यहाँ से पास होती है ये 0 डिग्री से। और यहाँ कांगो बेसिन है अफ्रीका में। और ये यहाँ पर जावा सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया के, यहाँ पर इस क्षेत्र में। यहाँ पर जनसंख्या कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक घने वन मिलते हैं और साल भर बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो वातावरण जो है वहाँ का मानव के रहने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ पर अत्यधिक बारिश से सम मौसम तो होता है, लेकिन तापमान अधिक होता है और आर्द्रता बहुत अधिक होती है, और मच्छरों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। यानी कि जलवायु अच्छी होनी चाहिए जो मानव के लिए अनुकूल हो, अति अनुकूल हो। तो ऐसी जलवायु देखा गया है 20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में ज़्यादा जनसंख्या रहती है, क्योंकि इनके बीच में जलवायु ज़्यादा अच्छी है मनुष्यों के रहने के लिए। और उसके बाद आपका ये भौगोलिक कारक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे प्यारे छात्रों आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या हैं जनसंख्या के कंसंट्रेशन के लिए? सबसे पहले तो खनिजों की उपलब्धता देखा गया है। यहाँ पर खनिज उपलब्ध हैं। हम इसका 2 उदाहरण लेंगे मुख्य रूप से। ये लेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये 5 महान लेक हैं, इरी, ह्यूस्टन, ओंटारियो, मिशिगन एंड सुपीरियर। ये 5 झीलें बहुत महान झीलें बोलते हैं। इनके पास कोयला और लोहे की खानें मिलती हैं, जिसके कारण यहाँ पर शिकागो एक शहर इनका मुख्य है जो मांस का उत्पादन का केंद्र है उत्तरी अमेरिका में। यहाँ पर बड़े बड़े शहर डेवलप हो गए हैं और न्यूयॉर्क बंदरगाह है यहाँ पर, जहाँ से ये सामान का जो उत्पादन होता है औद्योगिक सामान का, वो दुनिया को, पश्चिमी यूरोप को, अफ्रीका और ये आपका साउथ अमेरिका, पूरी दुनिया को, और इस तरह यहाँ से निर्यात होता है। तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर बन गया है, क्योंकि यहाँ पर खनिज पदार्थ मिलते हैं बहुत ज़्यादा। कोयले की खानों के अलावा और भी खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हुआ उद्योगों का खनिजों के कारण, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। ऐसे ही यूरोप के अंदर जर्मनी है, यहाँ ये आपका हो गया फ्रांस, ये हो गया जर्मनी। तो यहाँ पर रूर और नदी है, उसकी घाटी में कोयला और लोहे के
खाने मिलती हैं और भी खनिज मिलते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी ज़्यादा उत्पादन होता है औद्योगिक चीज़ों का। उद्योग में जो चीज़ें उत्पादित होती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में अत्यधिक कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का, बहुत ज़्यादा है। भारत में भी खनिज पदार्थ मिलते हैं छोटा नागपुर प्लेटो में, और जिसमें उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख हैं। तो यहाँ खनिज उत्पादन होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का कंसंट्रेशन काफ़ी बड़ा है, ये देखा गया है। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप खनिज उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो जहाँ जहाँ पर जोहान्सबर्ग है, किम्बरले है, जहाँ जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में खनिजों का उत्पादन होता है, वहाँ खनिज निकाले जाते हैं पृथ्वी की सतह में से, उस क्षेत्र में जनसंख्या का सघनता अधिक देखी गई है। इसके बाद इसका आता है छात्रों शहरीकरण। शहरीकरण से तात्पर्य है संस्थानों का विकास, चिकित्सालय, विद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ और अनेक प्रकार के औद्योगिक संस्थान, इन और अच्छा भूतल परिवहन, इसमें रेलवे, सड़क परिवहन बहुत अच्छा विकसित होता है। उस क्षेत्र में भी लोग बाग अच्छे जीवन की आस में वहाँ पर पलायन कर जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देखें, भारत में NCR नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके आसपास यहाँ पर शहरीकरण बहुत तेज़ी से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लेक्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मेट्रो, 4 लेन एक्सप्रेसवेज, रेलवेज़, एयरवेज़ बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, उस जगह पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ऐसे बोलते हैं अर्बनाइजेशन और शहरीकरण। ये दुनिया में हर जगह हो रहा है बहुत तेज़ी से, चाहे वो आपका ब्यूनस आयर्स हो यहाँ पर अर्जेंटीना में हो, चाहे वो साओ paulo ब्राज़ील में हो, चाहे वो न्यूयॉर्क का अर्बन एरिया हो, चाहे वो ये यहाँ पर लंदन में, या इधर ये आपका फ्रांस में सीन नदी के किनारे। यहाँ पर शहरीकरण बहुत तेज़ी से होने के कारण वहाँ पर लोग बाग अच्छे जीवन की सुविधाओं के लिए, जिसमें लाइब्रेरी, चिकित्सालय, शैक्षिक संस्थान, विश्वविद्यालय, अच्छे हाईवेज़, बड़े बड़े पार्क, घूमने के लिए मल्टीप्लेक्स सब होते हैं, उसकी आस में वहाँ पर लोग बसने लगते हैं अच्छे जीवन स्तर के लिए। तो शहरीकरण तेज़ी से होने के कारण भी जनसंख्या का उस क्षेत्र में बढ़ाव बढ़ जाता है। और उसके बाद है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के मैं 2 एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ। एक तो ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, वर्ल्ड का जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है वो है उत्तरी पूर्वी अमेरिका में शिकागो और महान लेकों के आसपास बहुत ज़्यादा उद्योग लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर खनिज पदार्थ हैं, अच्छी जलवायु है और मीठे जल की उपलब्धता है। ये मीठे पानी की जल की झीलें हैं। और जर्मनी का रूर क्षेत्र और पूरा पश्चिमी यूरोप औद्योगिकरण के एग्जाम्पल है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, और मुंबई भी रह सकते हैं, मुंबई पुणे रीजन हमारे जो भारत में है, वहाँ बहुत ज़्यादा उद्योगों का कंसंट्रेशन है। तो पूरे भारत से विशेष रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के श्रमिक इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जॉब करते हैं और वहीं जाकर बाद में लंबे समय में बस जाते हैं। तो वो ऐसे ये कारण है कि वहाँ पर जनसंख्या सघन हो जाती है। और उसके बाद जहाँ पर औद्योगिकरण कम हुआ है, पूर्वी यूरोप में औद्योगिकरण कम है पश्चिमी यूरोप की तुलना में। तो पूर्वी यूरोप में क्या है, जनसंख्या की सघनता कम देखने को मिलती है पश्चिमी यूरोप की तुलना में। ये सब कारण हैं जिसमें जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण पे आए छात्रों। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में जनसंख्या का घनत्व बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। एक तो वहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी है। अगर वहाँ राजनीतिक रूप से शांत क्षेत्र है तो वहाँ विकास कार्य तेज़ी से होते हैं, लोकतंत्र है और चुनाव सही होते हैं, वहाँ करप्शन नहीं है, चुनावों के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, तो वहाँ पर लोगों का जो कंसंट्रेशन अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर विकास की गतिविधियाँ तेज़ हो जाती हैं। और लेकिन जहाँ पर सामाजिक अस्थिरता है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हैं, जैसे सोमालिया है, एक कंट्री है यहाँ पर, ये कंट्री है सोमालिया, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका के अधिकांश देशों में ये समस्या है, तो वहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं शांति जगह से। अफ़गानिस्तान में बहुत से लोग अफ़गान हिंदुस्तान में आकर रहने लगे हैं, अफ़गानिस्तान से बहुत से लोग चले गए।